हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था 24 मई 2016 को, उसका कंप्लीट पेपर का सलूशन देखेंगे। इस पेपर में टोटल 100 प्रश्न थे, जिसमें से 30 प्रश्न इंग्लिश के थे, 30 प्रश्न जीके और जीएस से थे, और बाकी के जो 20 प्रश्न थे वो थे मैथ से, और बाकी के 20 प्रश्न हिंदी से थे, यानी कि हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के भी कुछ प्रश्न हैं इसमें। तो टोटल 100 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन इंग्लिश से। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ए प्रोवर्ब इज हाईलाइटेड, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब इट्स यूज इन द सेंटेंस। और ये जो निर्देश है 1 से 5 के लिए है। तो ये कह रहा है कि जो वर्ड हमें हाईलाइट किया गया है उसका हमें ऑल्टरनेटिव यानी दूसरा अर्थ में शब्द चुनना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट ब्राउट फॉरवर्ड ए न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन। इसका अर्थ क्या है? ये कह रहा है कि पिछले बजट में सरकार ने कराधान, टैक्सेशन को कराधान बोलते हैं, कराधान की एक नई योजना पेश की। तो ये जो ब्राउट फॉरवर्ड है इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा? तो ब्राउट फॉरवर्ड जो है एक फ्रेजल वर्ब है। इसका जो मूल रूप होता है वो होता है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड इसका अर्थ होता है कि किसी प्रस्ताव, विचार या योजना को विचार या चर्चा के लिए प्रस्तुत या पेश करना। अब ऑप्शन दिया है प्रायोरिटाइज्ड, इसका मतलब होता है प्राथमिकता देना। दूसरा है डिस्प्लेड, इसका मतलब होता है प्रदर्शित करना या दिखाना। तीसरा है नोटिफाइड, यानी कि अधिसूचित करना या आधिकारिक सूचना देना। और चौथा है इंट्रोड्यूस्ड, इसका अर्थ होता है प्रस्तुत करना या शुरू करना। तो प्रस्तुत करने का अर्थ में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रिंग फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेल्स ऑफ द कंपनी आर इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो यहाँ पे इस वाक्य का अर्थ है कि कंपनी की बिक्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसका अर्थ क्या होता है? दिन दूनी या रात चौगुनी गति से वृद्धि, या कि अत्यधिक तीव्र गति से बोल सकते हैं, इसका अर्थ होता है। और जो भी हमें ऑप्शन दिया है उसमें से जो ये ऑप्शन है ये सटीक है, इसको हम वेरी रैपिडली भी बोल सकते हैं। हालांकि ये उतना एग्जैक्टली नहीं होगा, बट इसे हम मान सकते हैं एज प्रोपोज्ड, मतलब तेज़ी से प्रगति होना। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिया है इन कैलकुलेटेड वेज, इसका मतलब होता है सोच समझकर, नियोजित तरीके से। वेरी स्लोली, बहुत धीमी गति से। और फार लेसर दैन एक्सपेक्टेड, यानी उम्मीद से काफ़ी कम। तो ये दोनों तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा बाय लीप्स एंड बाउंड्स का। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि द पुलिस मेड कंसिडरेबल हेडवे इन सॉर्टिंग द पेपर्स। तो हमें हेडवे का बताना है। यहाँ पे जो सेंटेंस का मीनिंग है वो ये है कि पुलिस ने कागजातों की छटाई में काफ़ी प्रगति की है। तो जो हेडवे का अर्थ होता है, ये अर्थ होता है आगे बढ़ना या प्रगति करना। और जो हमारा ऑप्शन दिया है उसमें से प्रोग्रेस का अर्थ होता है प्रगति या फिर विकास। और मूवमेंट का मतलब क्या होता है? गति या फिर हलचल। और एक्शन का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कार्रवाई। और मेजरमेंट का अर्थ होता है माप या मापन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि द काइंड ओल्ड वुमन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर विथ ओपन आर्म्स। ओपन आर्म्स का अर्थ क्या होता है? तो उत्साह और गर्मजोशी से स्वागत करना। ये एक ईडियम है। पहला ऑप्शन है विथ हर आर्म्स फ्री, तो खुले हाथों से, इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, और इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है विथ वार्मथ, यानी गर्मजोशी और स्नेह के साथ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है विथ रेस्ट्रेंट, तो इसका अर्थ होता है नियंत्रण या हिचकिचाहट के साथ। और चौथा ऑप्शन है विथ ग्रैटिट्यूड, इसका अर्थ होता है आभार, कृत्य या फिर कृतज्ञता के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। माई फ्रेंड रैन ऑफ हेल्टर स्केल्टर डाउन द स्लोप। तो यहाँ पे हेल्टर स्केल्टर क्या है? एक इडियम है। इसका अर्थ होता है अस्त व्यस्त या हड़बड़ी और भ्रम की स्थिति में भागना। और इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि मेरा दोस्त ढलान से नीचे हड़बड़ी और घबराहट में भागा। पहला ऑप्शन दिया है अननोइंगली, यानी कि इसका अर्थ होता है अनजाने में। ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है विथ मिनिमम स्पीड, यानी कि न्यूनतम गति से। तीसरा है पर्पसफुली,
यानी कि जानबूझकर या फिर उद्देश्यपूर्ण ढंग से। और चौथा है हरिडली एंड इन कन्फ्यूजन, यानी कि उतावला और घबराहट या अव्यवस्था में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो हमें मिस स्पेल्ड जो वर्ड है उसको पहचानना है। पहला दिया है हमें प्रायोरिटाइज, तो ये ही हमारा मिस स्पेल्ड है, ये गलत इसका स्पेलिंग है। इसका जो राइट स्पेलिंग होगा वो होगा PRIORITIAC, प्रायोरिटाइज, ठीक है, PRIORITAC। या फिर एस के जगह पे कहीं कहीं जेड भी लिखा रहता है तो चलेगा। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्राथमिकता देना। दूसरा है पिक्चराइज, इसका अर्थ होता है चित्रित करना, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है विजुअलाइज, कल्पना करना, ये भी इसका स्पेलिंग सही है। इंडिविजुअलाइज, व्यक्तिगत रूप देना, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी गलत वर्तनी वाला हमें शब्द चुनना है इसमें। पहला दिया है मेंडासियस, तो मेंडासियस जो है इसका अर्थ होता है असत्य या झूठा। साथ में इसका अर्थ भी याद करते चलिए, हो सकता है एग्जाम में काम करे आपके। और ये जो स्पेलिंग दिया है ये बिल्कुल सही है। दूसरा है ऑब्नोक्सियस, तो ये गलत है। इसका जो असली मतलब करेक्ट स्पेलिंग जो होगा वो होगा OBNOXIOUS। यहाँ पे जो सी लगाया है ना, ये सी नहीं होना चाहिए था। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है घिनौना या हानिकारक। तीसरा है परनिशियस, तो इसका स्पेलिंग सही है। इसका अर्थ होता है अत्यंत हानिकारक या विनाशकारी। और फेरोसियस, इसका अर्थ होता है हिंसक और क्रूर, हिंसक या फिर क्रूर। तो इसका भी स्पेलिंग सही है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो पहला ऑप्शन ही हमारा गलत दे दिया है। जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो होगा PENETRATE। पेनिट्रेट का मतलब होता है भीतर प्रवेश करना या फिर छेदना। यहाँ पे 2 N दे दिया है इसलिए ये गलत हो गया है। बाकी ये इरिटेट, ये स्पेलिंग इसका सही है। इसका अर्थ होता है चिढ़ाना या फिर किसी को उकसाना। हेसिटेट का अर्थ होता है हिचकिचाना, इसका भी स्पेलिंग सही है। और परफोरेट का अर्थ होता है छेद करना, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। पहला दिया है पैसेज वे, तो यही वाला हमारा गलत हो गया है। इसका जो राइट होगा वो PASSAGE होगा, उसके बाद वे, पैसेज वे। यहाँ पे ई नहीं है, जी के बाद यहाँ पे ई होना चाहिए था, ई नहीं दिया है। इसका अर्थ क्या होता है, तो गलियारा या फिर रास्ता को बोलते हैं पैसेज वे। बाकी कॉज वे, ऊंचा उठाया हुआ मार्ग को बोलते हैं कॉज वे। खास करके वाटर बॉडी के ऊपर के रास्ता को बोलते हैं कॉज वे। जैसे कि छोटा सा अगर कोई नदी होगा तो आप देखते होंगे एक ऐसा ब्रिज होता है, ठीक है, ऐसे लोग चढ़ के जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉज वे। सबवे, तो ये भूमिगत जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं। और स्ट्रेट वे, तो ये तुरंत या फिर सीधे। साथ में ये सब इनके हिंदी अर्थ भी याद रखें, काम करेगा। अगला प्रश्न है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। पहला दिया है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का अर्थ होता है तापमान, ये बिल्कुल सही है। टेम्परामेंट, तो ये भी सही है। इसका अर्थ होता है स्वभाव या प्रकृति, स्वभाव या फिर प्रकृति को बोलते हैं टेम्परामेंट। और टेम्पास्चुअस, तो ये गलत है। इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा TEMPESTUOUS, टेम्पेस्चुअस होगा। यहाँ पे ए के जगह पे ई होना चाहिए था। इसका अर्थ क्या होता है, तो तूफानी, उग्र या फिर अशांत बोलते हैं इसको। टेम्पेस्चुअस का मतलब होता है अशांत या फिर उग्र। और टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन या फिर लालच, प्रलोभन या फिर लालच। अगला प्रश्न है वी डैश रिस्पेक्ट और पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो इस वाक्य का अर्थ है कि माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना नैतिक कर्तव्य है एक प्रकार से, मतलब हमें करना चाहिए माता पिता का और शिक्षक का सम्मान। तो राइट आंसर उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आउट टू, ऑप्शन डी हो जाएगा। आउट टू जो है वो मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य को दर्शाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आउट टू का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। चूँकि हमें माता पिता और शिक्षकों को सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, इसलिए हम आउट टू प्रयोग करेंगे। हालांकि अगर शुड रहता तो वो भी प्रयोग कर सकते थे, इसमें कोई समस्या नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
इसके साथ साथ एक वर्ड आता है मस्ट। तो मस्ट जो है ये कानूनी या अनिवार्य बाध्यता यानी कंपल्सन को दिखाता है, जबकि आउट टू जो है वो नैतिक व सामाजिक कर्तव्य को दिखाता है। ये डिफरेंस याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड डैश एग्जाम रिजल्ट्स। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है डिसअपॉइंटेड, इसके साथ जब किसी परिणाम, वस्तु या स्थिति का उल्लेख होता है तब जो हमारा प्रेपोजिशन होता है वो विथ या एट होता है। चूँकि विकल्प में विथ दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है लेट अस सिट डाउन डैश द शेड ऑफ ए ट्री फॉर सम टाइम। तो जब हम पेड़ की छाया की बात करते हैं तो इन द शेड ऑफ ट्री का प्रयोग होता है, क्योंकि जो शेड है वो एक क्षेत्र या एरिया को दर्शाता है जिसके अंदर बैठा जाता है। यदि पेड़ के ठीक नीचे यानी शाखाओं के नीचे के बैठने की बात होती तो अंडर ए ट्री होता है, लेकिन शेड शब्द के साथ हमेशा इन का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंडर द ट्री नहीं है, इन द शेड ऑफ ए ट्री है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्किट्स, रानी एट ऑल ऑफ देम, देयरफॉर मदर कॉल्ड हर ए डैश। तो डैश का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ग्लूटोन। ग्लूटोन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पे टू या फिर अत्यधिक खाने वाले को बोलते हैं हम ग्लूटोन, अत्यधिक खाने वाला। ठीक है। तो यहाँ पे रानी जो है अकेले ही 20 बिस्किट खा गई है, इसलिए उसको ऐसा बोला गया है। ठीक है। इसके साथ साथ एक और दो वर्ड याद रख सकते हैं आप, गवर्नमेंट, GOUR गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट, इनका अर्थ भी यही होता है। बाकी डाइजेस्टर का अर्थ क्या होता है? पचाने वाला। गोडर का अर्थ होता है उकसाने या भड़काने वाला, और नीडी का अर्थ होता है ज़रूरतमंद, ज़रूरतमंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू आर फॉर्चुनेट डैश इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन। तो इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास ऐसा समझदार यानी तेज और आज्ञाकारी बेटा है। तो इसके साथ फॉर्चुनेट इन का प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फॉर्चुनेट इन जो है यह एक इडियोमैटिक फ्रेज है जिसका प्रयोग तब होता है जब किसी के पास कोई सौभाग्य, अवसर या गुण उपलब्ध हो। ठीक है। तो यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त है उसको, तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्चुनेट इन। अगला प्रश्न देखिए, हमें एरर फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, एरर्स, और कुछ कुछ वाक्यों के पास कोई एरर नहीं है तो हम उसके लिए ऑप्शन डी चुनेंगे। हमें पहला एरर दिया है कि ही इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नीदर हैज़ एनी मेरिट। तो जो एरर है वो पार्ट सी में है। पार्ट सी कौन सा है? ये वाला, नीदर हैज़ एनी मेरिट। नीदर के स्थान पर यहाँ पे नन का प्रयोग होगा, नन हैज़ एनी मेरिट। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि ही इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नन हैज़ एनी मेरिट। नीदर का प्रयोग जो है, ये जो नीदर दिया है ये केवल 2 व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई नहीं दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे 3 बेटे की बात हो रही है। जब 2 से अधिक वस्तुओं या वस्तुओं से में से कोई नहीं का बोध कराना हो तो नन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पे नन प्रयोग होना चाहिए था। अगला है आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। तो यहाँ पे देखिए ट्रूथ के जो पहले है हमें डिफिनिट आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। ठीक है। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए में एरर है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसमें जब भी वाक्य में इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम है ना, इट इज़ हाई टाइम भी अगर रहता या फिर इट इज़ अबाउट टाइम, अगर ये तीनों के तीनों हो, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तो जैसा इन फ्रेज आए उनके बाद सब्जेक्ट जो है यू, ही, वी यदि दिया गया है तो क्रिया का जो है सिंपल पास्ट टेंस यानी V2 का प्रयोग होता है, यानी V2 प्रयोग होगा। तो इट इज़ टाइम यू डिसाइड, तो डिसाइड के बाद क्या आना चाहिए? यहाँ पे डिसाइडेड आना चाहिए, ना कि डिसाइड आना चाहिए। V2 डिसाइड का होता है डिसाइडेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इट इज़ टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो ऑप्शन हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ही हु हैज़ सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इसमें कोई एरर नहीं है। कुछ लोग कन्फ्यूजन होगा कि मोस्ट के पहले हम द लगा दें, तो मोस्ट से पहले द जो सामान्यतः लगता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के अपने अनुभव या स्थिति की तुलना में अभिव्यक्ति हो, खास करके सहानुभूतिपूर्ण शैली में, तो बिना द के भी इसका सही प्रयोग माना जाता है। अगला प्रश्न है कि ए कप ऑफ कॉफ़ी इज एन एक्सलेंट कम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सालमन। तो इसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट के साथ टू का प्रयोग बिल्कुल सही दिया गया है और बाकी चीज़ें भी सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नो एरर। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट दिया है इसका अर्थ होता है पूरक और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है। इस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है प्रशंसा या फिर तारीफ। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तारीफ करना या फिर प्रशंसा करना। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड ओपोजिट इन मीनिंग टू कैंडिड। हमें कैंडिड का अपोजिट बताना है, तो कैंडिड का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है निष्कपट, स्पष्टवादी या फिर ईमानदार, और हमें इसका अपोजिट बताना है। तो आउटस्पोकन का अर्थ होता है अस्पष्टवादी, ये तो सिनोनिम हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फ्रैंक का भी होता है स्पष्टवादी, सेम। और डेवियस का होता है कुटिल या फिर घुमावदार या कपटी, इसको बोलते हैं। तो यही हमारा एंटोनिम हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और डिस्गाइज का अर्थ होता है छद्मवेश यानी कि छिपा हुआ, राइट आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन हु वॉक्स इन स्लीप। तो हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति नींद में चलता है, तो नींद में चलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सोमनम्ब्यूलिस्ट बोलते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे दिया है सोमनीलोक्यूस्ट, इसका अर्थ होता है नींद में बोलने वाला। ये है बुलिस्ट चलने वाला, लोक्यूस्ट बोलने वाला नींद में। ईगोइस्ट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अहमवादी या स्वार्थ व्यक्ति, अहमवादी या स्वार्थी व्यक्ति को बोलते हैं ईगोइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का अर्थ होता है परोपकारी यानी कि दूसरों का भला चाहने वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द वर्ड ओपोजिट इन मीनिंग टू फैसिलिटेट। तो फैसिलिटेट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सुगम बनाना, आसान बनाना या फिर सहायता करना। हमें ओपोजिट ढूंढना है, ध्यान रखना है हमें। यहाँ पे जो दिया है हेल्प का होता है मदद करना, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हिंडर का अर्थ क्या होता है? हिंडर का अर्थ होता है बाधा पहुँचाना, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बी। और ये जो प्रोपागेट है इसका अर्थ होता है प्रचार करना या फिर फैलाना। और रिजेक्ट का अर्थ आपको पता ही है, अस्वीकार करना होता है। अगला प्रश्न सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आईसाइट। तो एक विशेषज्ञ जो दृष्टि का टेस्ट यानी परीक्षण करता है, किसको बोलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि नेत्र विशेषज्ञ यानी आंखों के डॉक्टर को बोलते हैं। ऑप्टिशियन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चश्मा बनाने और बेचने वाला। और इक्थियोलॉजिस्ट का अर्थ होता है मछली विज्ञान का विशेषज्ञ। और न्यूरोलॉजिस्ट का अर्थ होता है तंत्र का विशेषज्ञ। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को ऑप्टिशियन के बारे में, तो ये ध्यान रखना है कि ऑप्टिशियन केवल चश्मे या लेंस बनाता है, जबकि परीक्षण जो है या फिर इलाज वो डॉक्टर ही करता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा या फिर कभी कभी ऑप्शन में दे देता है ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अफर्म। अफर्म का अर्थ होता क्या है? तो पुष्टि करना या फिर स्वीकार करना बोलते हैं अफर्म। पहला ऑप्शन दिया है रिफ्यूज का अर्थ होता है इनकार करना या फिर मना करना। एक होता है निगेट का अर्थ होता है खंडन करना या फिर नकारना। और नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना या फिर ध्यान न देना। और अवॉइड का मतलब होता है बचना या फिर टालना। तो हमारे पास इन दोनों वर्डों में कन्फ्यूजन है। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना और निगेट का मतलब खंडन करना या नकारना। चूँकि अफर्म का मतलब होता है कि किसी चीज़ को
जो कि ट्रूथ है उसको स्वीकार कर लेना, ठीक है, पुष्टि करना किसी चीज़ का। और यहाँ पे नेगेट है उसका मतलब जो भी फैक्ट है उसको नकार देना, सीधा बोल देना कि नहीं ये गलत है। और रिफ्यूज़ तो कोई चीज़ दे रहे हैं आप उसको नेगलेक्ट कर सकते, जैसे आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो वो रिफ्यूज कर सकता है। लेकिन यदि आप किसी को बोल रहे हैं कि मेरा नाम ओम प्रकाश है या फिर मेरा नाम राहुल कुमार है और सामने वाला व्यक्ति बोल दे कि नहीं तुम्हारा ये नाम नहीं है, उसको बोलते हैं निगेट करना। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवरवर्क्ड मिरेकल्स बिकॉज। तो इसका अर्थ है कि एंटीबायोटिक्स को ओवरवर्क्ड मिरेकल्स कहते हैं क्योंकि। तो आप देखिए पैराग्राफ जो पढ़ेंगे तो यहाँ से एंटीबायोटिक्स हैव ट्रेडिशनली बीन नोन एज मिरेकल ड्रग्स बट देयर इज ग्रोइंग एविडेंस दैट दे आर ओवरवर्क्ड मिरेकल्स स्पेशली इन कंट्रीज लाइक अवर्स वेयर देयर इज ईजी एक्सेस टू ड्रग्स अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स। तो देखिए ऑलरेडी मिरेकल्स तो वर्ड यूज हो चुका है, तो पहला वाला आंसर नहीं होगा। दे आर हार्डली यूज्ड ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा दे आर ओवर यूज्ड, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। दे परफॉर्म मिरेकल्स जो है यह चमत्कार की बात है, अति प्रयोग की बात नहीं है यहाँ पे। दे आर हार्डली यूज्ड तो ये सेंटेंस ही गलत है। और जो दे आर ओवर यूज्ड है यानी कि उनका अत्यधिक और अनावश्यक इस्तेमाल किया जा रहा है हर एक देश में क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल है, ठीक है। और दे एग्जॉस्टेड देयर मिरेकल्स का मतलब है कि यह गद्यांश में जो हमारा पैसेज है इसमें तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वी कैनॉट थिंक ऑफ ए रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डेज मीन्स, यानी कि हम एंटीबायोटिक दवाओं से पहले वाले युग में लौटने की सोच भी नहीं सकते, यानी कि ये दवाएं हमारे जीवन का क्या इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन चुकी हैं, ठीक है, अपरिहार्य अंग बन चुकी हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा एंटीबायोटिक्स बिकेम इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब अपरिहार्य, जिसके बिना नहीं रहा जा सकता है एंटीबायोटिक के बिना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है द पैसेज टेल्स अस दैट। तो जब आप पूरा पैसेज को पढ़ेंगे तो जो पैराग्राफ है इसके शुरू में ही आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर जो है डॉक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड have accepted the practice to prescribe antibiotics at the first sign of trivial infection or treat patients with a handful of antibiotics, यानी कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी ढेर सारी दवाएं लिख देते हैं बिना किसी वास्तविक ज़रूरत के। मतलब इसका अर्थ क्या है कि बिना सोचे समझे प्रयोग में ला रहे हैं इसे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। इसका अर्थ क्या होता है इनडिस्क्रिमिनेटली? इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे यूज मतलब प्रयोग करना। तो एंटीबायोटिक्स का बिना सोचे समझे प्रयोग करना ही हमें इस पैसेज की जानकारी दे रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि द पैसेज डिस्कसेस द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। पूरा पैसेज एंटीबायोटिक्स के बारे में है। अगला प्रश्न है दिस डेज इट इज़ नॉट अनकॉमन टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स मीन्स। तो देखिए यहाँ पे जो नॉट अनकॉमन दिया है इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि ये कॉमन हो गया है। नॉट अनकॉमन मतलब कॉमन हो गया है। तो हमारा ऑप्शन होगा इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमारा जो जीके जीएस का क्वेश्चन है शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी अहमदनगर में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो औरंगजेब की मृत्यु जो एग्जैक्ट अगर डेट पूछ दे कभी आपसे तो 3 मार्च 1707 को दक्षिण भारत के अहमदनगर में हुई थी। अहमदनगर कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? लगभग 88 वर्ष पे मरा था वो। और उसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी वर्तमान में जो छत्रपति संभाजी नगर है वहाँ औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब के अहाते में दफनाया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दफनाया कहाँ गया है? औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में, खुलदाबाद में उसे दफनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल और गहराई दोनों मामलों में विश्व का सबसे गहरा महासागर है, ये बड़ा और गहरा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु जो है मरियाना गर्त या मरियाना ट्रेंच, ये कहाँ पे है? तो ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जिसकी गहराई जो है 10,994 मीटर यानी कि लगभग 11 किलोमीटर है। और इसके गहरे स्थान को क्या बोलते हैं? तो चैलेंजर डीप बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त किया? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, जिसका नाम 1976 में बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है, आप ध्यान रखिए। अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत, यानी कि सेना और विद्या संबंधी सम्मान को छोड़ करके बाकी कोई उपाधि नहीं रखेगा। अनुच्छेद 19 तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताएं इसमें वर्णित है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का कारोबार नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखना है कि परीक्षा 2016 में हुआ है, तो उस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सी होगा। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद और राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के बाद अब आरबीआई जो है सिक्किम राज्य को छोड़कर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बैंकिंग कार्यों का संचालन करता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला है समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। इसके साथ साथ इनको भी याद रखिए कि 24वां संविधान संशोधन 1971 में जो हुआ था, इसमें संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया था। फिर जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1978, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार 300A में लाया गया। तो हमारा राइट आंसर इस केस में ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर खान किस खेल में प्रसिद्ध है? तो जहांगीर खान जो है पाकिस्तान के पूर्व विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी हैं, स्क्वैश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ध्वज को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा प्रणाली की उत्पत्ति कब हुई थी? उत्पत्ति हुई थी कहाँ, किस देश में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए में। तो न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान और न्याय प्रणाली में विकसित हुआ 1803 में। जो मारबरी 1803 में एक केस था, मारबरी वर्सेस मेडिसन। इसके ऐतिहासिक केस में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने पहली बार न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रतिपादन किया था। किसने? जॉन मार्शल ने किया था, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान में कौन कौन से हैं? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेह, घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में बांदीपुर के अलावा एक है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और एक है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। असम में कौन कौन सा है? तो काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अनुमेय अंतराल कितना है? तो अधिकतम जो अनुमेय अंतराल है वो है 6 महीने का। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को समय समय पर आमंत्रित करेंगे, लेकिन संसद के अंतिम सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक की तारीख के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि संसद को 1 वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य ही मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। तो स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था और इसके तुरंत बाद यानी कि 11 अक्टूबर 1959 को
इसे आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। हालांकि यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं दिया है, आंध्र प्रदेश ने अपनाया था 11 अक्टूबर 1959 को। यानी दूसरा राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बिहार ने बाद में अपनाया, इसके उत्तर प्रदेश भी 1959 के ही आसपास इसने अपनाया था। और मध्य प्रदेश जो है 73वें संवैधानिक संशोधन को लागू करने वाला ये पहला राज्य था 1993 में। ये फैक्ट याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 में बनी थी। इसी समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय ग्राम, ब्लॉक और जिला पे पंचायती राज लागू किया गया था। और ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को निम्नलिखित द्वारा पराजित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगान के द्वारा। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य जिसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे, सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। और अफगान आक्रमणकारी जो था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, दुर्रानी साम्राज्य का था ये, इनके बीच लड़ी गई थी। और इस युद्ध में मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली विजेता रहा था। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रख लेना है कि मुगलों ने पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और दूसरी लड़ाई अकबर द्वारा लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संसद के गैर सदस्यों में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या उनकी संयुक्त बैठक में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वह संसद का सदस्य नहीं हो। शर्त यह है कि उन्हें संसद में मतदान देने का अधिकार नहीं होगा। भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं यह एक वैधानिक पद है, संवैधानिक नहीं है। इन्हें संसद को संबोधित करने का अधिकार नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश तो ये न्यायपालिका के प्रमुख हैं, संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। और मुख्य चुनाव आयुक्त तो स्वतंत्र निकाय के प्रमुख हैं, इन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो जवाहर सुरंग जिसे बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है, बनिहाल, ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44, हालांकि पुराना वाला जो NH था उसमें था NH 1A, पर बनिहाल दर्रे के नीचे स्थित है और जम्मू को श्रीनगर से ये जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि अजंता की चित्रकला को किस बात ने प्रेरित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करुणामय बुद्ध। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ की जो भित्ति चित्रकारियाँ हैं ये भगवान बुद्ध के जीवन, उनके उपदेश और जातक कथाओं और उनकी करुणा को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है कि बस में खड़ा एक यात्री बस के अचानक मुड़ने पर बाहर की ओर फेंक दिया जाता है, ऐसा इस वजह से होता है। तो क्या कारण है इसका। तो इसका कारण है गति का जड़त्व। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गतिमान है तो उसी दिशा में अपनी गति बनाए रखना चाहती है और इसे गति का जड़त्व कहते हैं या दिशा का जड़त्व भी कहते हैं। तो जब बस अचानक मुड़ती है तो बस का जो धरातल है और यात्री के पैर, बस का धरातल और यात्री के पैर तो मुड़ जाते हैं, लेकिन यात्री का जो ऊपरी शरीर है जड़त्व के कारण सीधी रेखा में गति बनाए रखने का प्रयास करता है, जिससे वो बाहर की ओर झुक या फेंक दिया जाता है और पैर जहाँ है वो वहीं पे रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति के जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न है कि साइमन आयोग का गठन समीक्षा करने के लिए किया गया था। किस चीज़ का समीक्षा करने के लिए। तो आगे के सुधारों के लिए भारत की उपयुक्तता के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का, कि भारत शासन अधिनियम 1919 के कार्यों की समीक्षा करना और यह जांचना कि भारत संवैधानिक तथा राजनीतिक सुधारों के लिए कितना उपयुक्त या तैयार है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का नवीनतम उपग्रह कौन सा है जिसे भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। भूतुल्यकालिक का मतलब है कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनसैट 4A, ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखना है ये परीक्षा 2016 के हिसाब से प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 के तहत लागू आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान निलंबित रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक
अधिकार। तो जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। अनुच्छेद 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली टॉकी फीचर फिल्म कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलम आरा। ठीक है। भारत की पहली बोलती फिल्म, टॉकी का मतलब टॉक करने वाली यानी बोलने वाली, तो यह आलम आरा थी जो 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो अर्देशीर ईरानी। राजा हरिश्चंद्र जो है ये 1913 की फिल्म है। भारत की ये पहली फिल्म पूर्ण लंबाई वाली फिल्म है जो कि मूक फिल्म है। मूक मतलब साइलेंट, इसमें आवाज़ नहीं थी। इसके निर्देशक कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के। उसके बाद है माने की दुनिया, तो ये 1931 की फिल्म है, मतलब इसके बाद आई थी आलम आरा के। आदमी जो है भारत टॉकीज के बाद की ये प्रसिद्ध, प्रभात टॉकीज की बात की ये प्रसिद्ध फिल्म है। अगला प्रश्न है कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है? तो धारा यानी अनुच्छेद 16 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की गारंटी देता है। इसका जो अनुच्छेद 16(4) जो है वो कहता है कि राज्य या केंद्र सरकार को पिछड़े वर्ग के नागरिकों जैसे कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े, SC, ST, OBC और EWS के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रदान करने का ये अधिकार देता है। बाकी अनुच्छेद 14 क्या है? तो कानून के समक्ष समता और समान संरक्षण। 46 क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व जिसमें SC, ST तथा अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के बारे में बात कही गई है। और 19 से जो है वो अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता के बारे में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य रुपए के संदर्भ में सबसे अधिक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पौंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतल पेय पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दाब में मौजूद होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। शीतल पेय पदार्थ यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दबाव में जल में घोला जाता है जिससे कार्बनिक अम्ल बनता है। यह पेय को एक तीखा सनसनाहट भरा स्वाद देता है और बोतल को खोलते ही दबाव कम होता है और CO2 गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टाइफाइड जो है एक संक्रामक रोग है और ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी यह बीमारी जो है वो दूषित जल और दूषित भोजन के सेवन से फैलती है तथा मुख्य रूप से पाचन तंत्र को यानी आंत को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण की अवधि कितनी है? तो ये है 52 सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबा का वैध स्वामी बना दिया था? तो ये था बक्सर की लड़ाई 1764। तो 22 अक्टूबर 1764 को लड़े गए बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। और इसी युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी और इसके तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी जिससे कंपनी बंगाल सूबे की वास्तविक और कानूनी स्वामी बन गई थी। इनको याद रखना है, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय जो थे मुगल सम्राट थे उस समय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में हवा की गति सबसे अधिक है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बवंडर। इसको टोर्नाडो बोलते हैं, टोरनाडो। ठीक है। तो बवंडर एक अत्यधिक तीव्र और विनाशकारी घूर्णी पवन स्तंभ है यानी वर्लिंग कॉलम ऑफ एयर होता है। बवंडर में हवा की जो गति होती है वो होती है 300 से 500 किलोमीटर पर आवर, जो प्राकृतिक तूफानों में सबसे अधिक होती है। टाइफून को बोलते हैं जो प्रशांत महासागर में आने वाला चक्रवात है।
इसमें जो हवा की गति है वो 120 से लेकर के 200 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये जो तूफान है इसका अर्थ है हरिकेन्स। तो ये अटलांटिक महासागर का चक्रवात है, और चक्रवात का मतलब साइक्लोन होता है, जो कि इंडिया में खास करके यूज होता है, हिंद महासागर चक्रवात। अगला प्रश्न है कि वह आयु क्या है जिसके बाद बच्चों को किसी कारखाने, खदान या खतरनाक काम करने से प्रतिबंधित किया जाता है। तो वो आयु है 14 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 से कम आयु के किसी भी बच्चों को किसी कारखाने, खदान या किसी जोखिम भरे काम में नियोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है, और इसके लिए बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 भी लाया गया है। अगला प्रश्न है, जब बहुत अधिक पैसा बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रहा हो तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? तो कोलबोर्न के अनुसार इन्फ्लेशन के बारे में ये बात हो रही है कि मुद्रास्फीति जो है वो स्थिति है जब अत्यधिक धन बहुत कम वस्तुओं का पीछा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति। इंग्लिश में इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब बहुत अधिक पैसा बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रहा हो, यानी कि मान लीजिए उत्पादन बहुत ही कम हो रहा है। जैसे 1 केजी चावल उत्पादित हुआ है, 3 लोग खरीदने वाले हैं, ए बी सी, तीनों के पास 3-3 हज़ार रुपये हैं। ठीक है, 1 केजी चावल खरीदने के लिए ए इसके पास गया है, ये बोल रहा है कि मुझे 500 में दे दो। चावल की कीमत होनी चाहिए 100 रुपये केजी, ये बोल रहा है मैं 500 दूंगा। डी से बोल रहा है मैं 500 में दूंगा। बी इसके पास गया, ये बोल रहा है मैं 600 में दूंगा। सी इसके पास गया, ये बोल रहा है मैं 1000 दे दो, मैं दूंगा। और इसी तरह से करते करते इस चावल का जो दाम है वो बढ़ जाएगा, 100 रुपये से 1000 तक हो जाएगा, और यही स्थिति है मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म मानसून के बाद उगाई जाने वाली फसलों को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रबी फसल। तो ग्रीष्मकालीन मानसून अक्टूबर में समाप्त होता है, इसके तुरंत बाद बोई जाने वाली और वसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसलों को रबी फसलें कहा जाता है। रबी फसलों के अंकुरण के लिए ठंडी जलवायु और पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। जो खरीफ है ये ग्रीष्म मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल है, जैसे कि धान, मक्का, बाजरा और कपास। रबी ग्रीष्म मानसून के बाद यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर। वार्षिक में तो वे फसलें जो पूरा 1 वर्ष लेती हैं, जैसे कि गन्ना जो है एक प्रकार का वार्षिक फसल बोल सकते हैं आप, और मौसमी फसलें मौसम विशेष की फसलें होती हैं। इसी तरीके से एक जायद फसल भी होती है। अगला सेक्शन है मैथ का। क्वेश्चन दिया है 3/4 का, 5/6 का, 7/10 का, 1664। तो का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो 3/4 गुने 5/6 गुने 7/10 गुने 1664। तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 4 से इसको कटाएंगे, 4 चौके 16, फिर 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छके 24, फिर 2 दूनी के 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो 7 गुने कितना हो जाएगा? 104। तो 7 चौक 28, 728। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 12 अलमारियों और 16 ड्रेसरों की कीमत 18,936 है। 9 अलमारी और 12 ड्रेसरों की कीमत क्या होगी? तो 12 अलमारी प्लस 16 ड्रेसर की कीमत कितना है? 18,936 है। हमें निकालना क्या है? 9 अलमारी प्लस 12 ड्रेसर की कीमत पता करनी है। तो ऐसा करते हैं, इस समीकरण में 4 से भाग दे देते हैं। तो 12a/4, 16d/4 और 18,936/4। तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 3a, 16 में 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, इसमें बचेगा 2 9, 4 7 28, इसमें बचेगा 1 3, 4 3 12, फिर 1 6, 4 चौके 16, यानी कि 4,734 हमें मिल गया। अब हमें निकालना क्या है? तो 9a प्लस 12d निकालना है। तो ऐसा करते हैं, इस समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस 12d बराबर 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 17 21 1 22 के 2 हासिल 2, 4 3 12 2 14। तो कितना हो गया? 14,202 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमें यही मान निकालना था। अगला प्रश्न है कि एक कैंटीन को 7 दिनों के लिए 84 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होती है। मई और जून महीनों के लिए उसे कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता होगी? तो देखिए 7 दिन में कितना गेहूं चाहिए? 84 केजी। तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 12 सते 84, तो 12 केजी।
अब देखिए मई महीने में कितना दिन होता है, तो मई महीने में होता है 31 दिन, और जून में कितना दिन होता है, तो जून में होता है 30 दिन। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61 दिन। तो एक दिन के लिए 12 kg, तो 61 दिन के लिए 61 गुने 12, 12 कम 12 के 2 हासिल 1, और 12 छक 72 1 73, यानी 732 kg हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सुरेश प्रतिदिन 450 किलोमीटर दूध का सेवन करता है, 2 सप्ताह में वह कितने लीटर दूध का सेवन करेगा। प्रतिदिन एक दिन में कितना कर रहा है 450 मिलीलीटर वो कितना, हमें लीटर में आंसर निकालना है, ये ध्यान रहे। 2 सप्ताह का मतलब क्या हो गया 14 दिन, तो 14 दिन में 450 गुने 14 मन नहीं ml होगा यहाँ पे ml। तो 0 के 0, 14 5 70 के 0, यहाँ से 7, 14 चौक 56, 56 7 63 ml हो जाएगा। मिलीलीटर को हटाएंगे तो 6.300 लीटर आ जाएगा, तो 6.3 लीटर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कन्वर्जन याद रखना है कि 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन मार्क का 650 प्लस 844 बराबर 1000। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे मान लेते हैं x है, x का मतलब गुणा 650 प्लस 844 बराबर 1000। तो x गुने 650 बराबर 1000 में से हम 844 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, ये 156 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 156 बट्टे में 650। इसको कटा के देखिए, चूँकि आंसर ये जो दिया है यहाँ पे परसेंटेज लगाना भूल गया है, परसेंटेज में आंसर है, तो हम परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 13 5 65, 5 दूनी 10, 13 कम 13 बचेगा 2, 13 दूनी 26, तो x इक्वल टू कितना हो गया 24%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 6 लड़के एक काम को 42 घंटों में पूरा कर सकते हैं, 14 लड़के उसी काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे। तो 6 लड़के 42 घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो यूज करें आप। तो फॉर्मूला क्या होता है m1 इंटू h1 बटे में d1। m मैन पावर है, मतलब लड़के या मर्द जो काम कर रहे हैं, आवर घंटा या दिन हो गया, नीचे डे यहाँ पे w1 होता है, एक्चुअली वर्क है, ठीक है। उसी तरीके से m2 इंटू h2 बटे में w2 हो जाएगा। m1 क्या दिया है 6 लड़के हैं पहले केस में यहाँ पे, और घंटा कितना है 42 घंटा है, वर्क यानी एक काम कर रहा है तो यहाँ पे एक लिख लेंगे। उसी तरीके से m2 कितना है तो 14 लड़के काम कर रहे हैं, घंटा निकालना है, और w2 एक है, यानी उसी काम मतलब एक काम। तो 6 सत्ते 42, और सॉरी 6 सत्ते 42, यहाँ पे 6 है ना, ये है हमारा कितना 14, तो 14 तिया 42 होगा, तो 6 गुने 3 बराबर x, तो x बराबर मिल जाएगा 18। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखें कि इसे आप एक एक नियम पे ना बनाएं। अगला प्रश्न है कि एक ट्रक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, उसी समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली कार की औसत गति क्या होगी। तो सबसे पहले हम ट्रक द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे, कितना होगा ये। तो इसका स्पीड दिया है 70 किलोमीटर पर आवर और समय दिया है 12 घंटे। आपको पता ही होगा जो डिस्टेंस है क्या होता है v इंटू टी, ये v वेलोसिटी यानी उसका स्पीड है, और ये t टाइम है, चाल गुने समय। तो 12 सत्ते 84 यानी कि 840 किलोमीटर वो चल रहा है। अब प्रश्न में कह रहा है कि उसी समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली कार की औसत गति बतानी है। तो 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रही है, यानी कि 840 किलोमीटर तो कर ही रही है, प्लस 120 भी कर रही है, तो टोटल कितना कर रही है 960 किलोमीटर कर रही है। हमें गति बतानी है, तो गति बराबर क्या होगा टोटल डिस्टेंस बटे में लिया गया समय। तो क्या बोल समय कितना है उसी समय में मतलब 12 घंटे में, तो बटे में 12, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा औसत गति। तो 12 बटे 96 यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि यदि सभी 8 संख्याओं का औसत 474 है तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं लुप्त संख्या क्या है हमारा x है, इन सभी का हमें औसत निकालना है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे इन सभी को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे क्या आएगा x प्लस इसको जोड़िए 4 1 5 5 10 10 5 15 15 9 24 24 8 32 32 3 35 के 5 हासिल 3 0 0 0 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12 के 2 हासिल 1
8 1 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 4 24, 1 25, 25 5 30। बटे में कितना होगा? 8 होगा। 8 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 474 है। तो x प्लस 3025 बराबर 474 गुने 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 7 56, 3 59 के 9 हासिल 5, 8 चौके 32, 5 37। तो x कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से? 767 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में तरुण की आयु विशाल की आयु से दुगनी और तन्वी की आयु से आधी है। तो मान लेते हैं जो तरुण की आयु है वो है 2x, ठीक है। तो विशाल की आयु कितनी होगी? विशाल की आयु से दुगनी है। तरुण की आयु जो है वो विशाल की आयु से दुगनी है, यानी कि विशाल यदि x होगा तभी तो तरुण 2x होगा। और बोल रहा है कि तन्वी की आयु से आधी है, यानी कि जो तन्वी की आयु कितने हो जाएगी? तन्वी की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4x। क्यों 4x होगा? क्योंकि बोल रहा है कि तरुण की जो आयु है वो तन्वी की आयु से आधी है। यदि तन्वी 4x है तभी तो तरुण 2x होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद तरुण की आयु विशाल की आयु से 1.5 गुना और तन्वी की आयु विशाल की आयु से 2.5 गुना होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 साल बाद इसकी आयु लिख लेते हैं। तो 2x प्लस 4 होगा, ये x प्लस 4 होगा और ये 4x प्लस 4 होगा। अब क्या कह रहा है कि जो 2x प्लस 4 है, यानी कि तरुण की जो आयु है वो विशाल की आयु की 1.5 गुना है। तो तरुण की आयु यानी कि 2x प्लस 4 बराबर कितना होगा? 1.5 गुना है किसके? विशाल की आयु के। विशाल की आयु कितनी है? x प्लस 4 है। यहाँ से आप सॉल्व कीजिए इसको, तो 2x प्लस 4 ये हो जाएगा 1.5x प्लस 15 चौके 60 के 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से 2 में से 1.5 घटाएंगे तो 0.5x, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो x बराबर कितना हो गया? ये 1/2 2, तो x बराबर हमें मिल गया यहाँ से 4, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? तन्वी की वर्तमान आयु क्या है? तन्वी ये है, तो 4 में 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि प्रशांत को एक वस्तु को 6800 में बेचने पर 75% की हानि हुई। वस्तु का लागत मूल्य क्या था? 75% का हानि हुई मतलब 75/100, 25 3 75, 25 चौके 100, यानी कि क्रय मूल्य यदि 4 था तो इसका विक्रय मूल्य कितना था? SP। हानि हुई है 75% की, तो हमारा विक्रय मूल्य जो होगा 4 में से 3 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 1, यानी विक्रय मूल्य क्या है? 1। 1 किसके बराबर है? तो 6800 के बराबर है। तो लागत मूल्य क्या होगा? 4 के बराबर। तो 6800 में हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे तो 0 का 0, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 6 चौके 24 3 27, तो 27,200 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान रखना है ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हानि है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि 4 वर्षों में 58,750 रुपये पर साधारण ब्याज लगने पर 79,900 रुपये हो जाते हैं। तो ब्याज की दर क्या है? देखिए हमें मूलधन कितना दिया है? 58,750 रुपये दिया है। मिश्रधन यानी कि अमाउंट कितना दिया है? 79,900 रुपये दिया है। साधारण ब्याज हो रहा है और ब्याज की दर मान लेते हैं R है, और समय कितना दिया है? 4 वर्ष यहाँ पे दिया है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ये ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। तो 79,900 में से हम 58,750 को घटाएंगे 0, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 8 गया 1 2, तो ये हो गया 21150 बराबर 58750 गुने R निकालना है। T 4 दिया है बटे में 100। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब कटाते हैं इसको, तो ये जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 2 पछा 25, और ये जाएगा 20 बार। इसको काटते हैं पहले। 5 चौके 20, 0 नहीं होगा, 5 चौके 20, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। उसके बाद 20 5 100, 5 से फिर काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, पछा 25, 4 5 20, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। तो R का मान कितना होगा? 423 बट्टे में
47। तो 7 9 63 यानी R बराबर होगा 9। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 45 मिनट दिन का कितना भाग होता है। तो सबसे पहले एक दिन में निकालिए कुल घंटे कितना होता है, कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन का मतलब दिन और रात सबको मिला के एक दिन बोलते हैं। और फिर एक घंटे में मिनट कितना होता है, तो ये होता है 60 मिनट। तो एक दिन में यदि मैं पूछूं कि कुल मिनट कितना होगा, कुल मिनट, तो ये होगा 24 गुने 60 मिनट यानी कि 1440 मिनट। तो हमें क्या निकालना है कि 45 मिनट दिन का कितना भाग होता है। तो 45 बटे में 1440, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 8 40। फिर ये कितनी बार में जाएगा, तो 9 8 8 16 2 18, 9 बार में जाएगा। 9 एकम 9, 9 त्रिके 27 और 9 दूनी 18 यानी कि 1/32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पाई का मान क्या होगा। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका जो मान होता है 3.14 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है, सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए मीता की आय जो है सीता की आय से कितना है, 25% अधिक है यानी कि 125 बटे में 100 है। तो 25 25 125, 25 चौके 100 यानी मीता बाई सीता यदि कोई पूछे तो कितना होगा, 5/4 होगा। अब बोल रहा है कि सीता की आय मीता की आय से कितने कम है। सीता की आय क्या है, 4 है। मीता की आय से कितने कम है, मीता की आय 5 है। तो 5 में से 4 घटा देंगे, 1 बचेगा। तुलना किससे कर रहा है, मीता की आय से कर रहा है। तो बटे में मीता की आय 5 रख देंगे गुने 100। तो 20 5 100 और ये 1 है तो 1 गुने 20 बराबर 20। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20%। अगला प्रश्न है 0.003 समतुल्य है किसके, हमें परसेंटेज में इसको बदलना है। तो 0.003 गुने 100%, तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा तो 0.3%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, यानी CP/SP हमें दिया है कितना, 20/21। लाभ प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज लाभ कितना होता है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुने 100। तो 1/20 गुने 100, 20 5 100, तो 5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 10 स्क्वायर बराबर होगा किसके। दो तरीका है, एक तो टर्म बहुत छोटा दिया है तो आप चाहें तो सीधा लिख के जोड़ लीजिए या फिर फार्मूला का यूज कीजिए। एक होता है फार्मूला सिग्मा n स्क्वायर बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। लेकिन इसमें n जो है 1 से शुरू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बीच में 5 6 ऐसा कुछ करके रख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n = 1 से लेके n = 10 तक का मान निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू 10 स्क्वायर तक हो जाएगा। ठीक है, 10 स्क्वायर तक। तो ये मान कितना होगा, 10 गुने 11 गुने 21 बटे में 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 5 10। तो ये कितना हो गया, 5 गुने 11 और 5 गुने 11 55, 55 गुने 7 तो ये हो गया 385। अब हम क्या करेंगे, एक निकालेंगे A1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, यानी n = 1 से लेकर के 5 नहीं, 5 वाला तो हमें निकालना है यहाँ पे। तो n = 4 तक फॉर्मूला में रखिए। 4 × 5 × 4 दूनी 8 1 9 बटे में 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10, 10 3 30। 385 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा, 355। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि 1 से 10 तक निकालिए और 1 से 4 तक निकालिए और 10 में से 4 वाले हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा लिख दीजिए 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, 8 8 64, 9 81, 10 दही में 100, 5 6 11 11 9 20, 20 4 24, 24 1 25 के 5 हासिल 2 2 2 4 4 3 7 7 7 4 11 11 6 17 17 8 25 के 5 हासिल 2 2 1 3 355। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। पहले 4 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष और अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। शिक्षक की आयु क्या है। तो देखिए कुल व्यक्ति की संख्या यदि पूछे तो कितना होगा, पहले कुल व्यक्ति,
तो 9 छात्र है और प्लस 1 शिक्षक है, तो टोटल 10 व्यक्ति हैं। तो 10 लोगों की कुल आय कितनी होगी? कुल आयु तो 16 वर्ष औसत है, तो 16 में 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 160। पहले 4 छात्रों की कुल आयु कितनी है? तो 4 गुने 19 हो जाएगा, औसत आयु 19 दिया है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 चौक 76। फिर अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है? तो 5 गुने 10 वर्ष दिया है यहाँ पे, तो ये हो गया 50। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 126। तो ये 4 और 5 9 है और ये टोटल 10 है, यानी एक व्यक्ति का बच रहा है। तो 160 में से 126 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 34। यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक की आयु। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करना था। उसे 125 अंक प्राप्त हुए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक क्या थे? तो देखिए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या होना चाहिए? तो 125 अंक तो उसे मिला ही है, 40 अंक से फेल हो गया, यानी कि 40 अंक उसको मिल जाता तो पास हो जाता है। यानी कि पासिंग मार्क, यानी कि उत्तीर्ण होने वाले जो अंक है वो कितना है? 125 प्लस 40 है, यानी कि 165 अंक जो है वो पासिंग मार्क है। ठीक है, और प्रतिशत में पासिंग मार्क दिया कितना है? 33%। तो मान लेते हैं कि जो अधिकतम अंक है पेपर का, जो कुल मार्क्स है, जैसे कि 100 नंबर 200 नंबर का जो होता है, तो मान लेते हैं वो x है। x का 33% किसके बराबर होना चाहिए? 165 के। क्यों? क्योंकि ये पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, ये परसेंटेज में है। कुल अंक का अधिकतम अंक का 33%, तो अधिकतम अंक का 33% पासिंग मार्क के बराबर है। 33 5 165, तो x बराबर हो गया 500, यानी अधिकतम अंक पेपर कितने का था? 500 नंबर का था। पास होने के लिए चाहिए 165, बच्चा लाया था 125। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। इस मद में व्यय को न बढ़ाने के लिए परिवार को खाना पकाने के तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? 25% का क्या मतलब है? 25/100 यानी कि 1/4। पहले कीमत कितनी थी? 4, 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 1 बढ़ा है, तो 4 कितना हो गया? 5 हो गया। इस मद में व्यय को नहीं बढ़ाना है, तो क्या करेंगे हम? 5 को इधर लिख लेंगे, 4 को इधर लिख लेंगे। ये कितना हो गया? 25 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि जो हमारा खर्च है वो तो क्या है? समान है। इस मद में व्यय को नहीं बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? खाने के तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो 5 में -4/5 गुने 100। ये जो है पहले कितना था? 5 घटा के हमने कर दिया 4, तो 1/5 गुने 100 बराबर 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है आपको। जो व्यय बराबर होता है वो होता है मूल्य, यानी कीमत, गुने उसका जो वजन होता है कंजप्शन, यानी उपभोग, कंजप्शन बोलते हैं उसको, P गुने C। तो यहाँ पे P था प्राइस, 4 से बढ़ के हो गया था 5। हमने क्या किया? हमें व्यय को सेम रखना था, यानी 20 का 20 ही रखना था हमें। तो हमने कंजप्शन को क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कंजप्शन पहले 5 मान लिया और घटा के कर दिया 4, ताकि ये 20 सेम हो। अगला सेक्शन है हिंदी का रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है साहित्य जीवन की डैश है, तो यहाँ पे होगा राइट आंसर ऑप्शन ए। भाषा एवं साहित्य व्याकरण का एक मूलभूत नियम है कि साहित्य मनुष्य के जीवन के अनुभवों, विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जो अच्छे कुल में पैदा हुआ क्या कहलाता है वो? तो उसको बोलते हैं कुलीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुलीन, अच्छे या उच्च कुल में पैदा होने वाला। संस्कारी किसको बोलते हैं? जिसके अंदर अच्छे संस्कार हो। सर्वज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, और बहुज्ञ का मतलब होता है जो बहुत सी बातें जानता हो। बहुज्ञ जो है सर्वज्ञ से छोटा होगा, ये बहुत सी जानता है लेकिन सब नहीं जानता, और सर्वज्ञ का मतलब वो सब कुछ जानता है। अगला प्रश्न है सभा कौन सी संज्ञा है? तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सभा जो है शब्द व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है, इसलिए यह एक समूहवाचक संज्ञा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उस वाक्य का चयन करें जो अशुद्ध हो। पहला वाक्य दिया है गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है,
तो ये अशुद्ध वाक्य है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गीता सबसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है या फिर गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। सबसे श्रेष्ठ होगा या फिर श्रेष्ठतम होगा, सबसे श्रेष्ठतम दोनों सुपरलेटिव हो गया, यानी उत्तम अवस्था बोलते हैं इसको, तो ये प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते हैं। हिंदी में विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। एक मूलावस्था, मूलावस्था में होता है जैसे कि श्रेष्ठ इस केस में, फिर होता है उत्तरावस्था श्रेष्ठतर, और एक होता है उत्तम अवस्था यानी कि श्रेष्ठतम। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? तो उस उत्कृष्ट का अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ, इसका सटीक विलोम जो होगा वो होगा निकृष्ट। निकृष्ट का मतलब होता है अधम या नीच व्यक्ति। अपकृष्ट का मतलब क्या होता है? तो आकर्षित या गतिक संदर्भ में प्रयुक्त होता है। उत्कृष्ट का ये विलोम नहीं है। व्यर्थ होता है सार्थक या उपयोगी, इसका विलोम जो होता है व्यर्थ का उसका अर्थ होता है सार्थक या उपयोगी, इसका विलोम का। और विकराल का मतलब होता है कि बड़ा या जो गंभीर भयंकर टाइप का बोल सकते हैं, तो इसका विलोम जो होगा वो होगा सौम्य बोल सकते हैं, भयावह के बदले में। अगला प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो जिस शब्द संज्ञा से पदार्थों या व्यक्तियों के गुण, दोष, दशा, स्थिति या मन के भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो प्रेम है वो मन की एक आंतरिक भावना है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ रोग, यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पूर्व हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जो हर्ष स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाता है, जो छोटा नी है ये बड़ा नी हो गया है, ये ध्यान रखना है, निरोग। अगला प्रश्न है अशुद्ध शब्द छांटिए। पहला दिया है आज्ञाकारी, तो पुल्लिंग रूप में ये शुद्ध वर्तनी है। आज्ञाकारिणी, तो आज्ञाकारिणी ये क्या है? ये भी स्त्रीलिंग रूप में शुद्ध वर्तनी है, ये भी है। आज्ञा ये भी सही है। आज्ञाकारिणी ये गलत है, यहाँ पे जो बड़ी ई का मात्रा दे दिया है ना ये गलत हो गया है, छोटी ई का मात्रा होना चाहिए। अगला प्रश्न है दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या है? मुहावरा है ये, तो इसका अर्थ होता है निरपेक्ष न्याय करना, ये एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है निष्पक्ष होकर सच्चा और सही फैसला करना, यानी बिना किसी पक्षपात के दूध और पानी को अलग अलग करने जैसा निरपेक्ष न्याय करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम क्या है? तो हमें सर्वनाम बताना है, तो ये कौन सा सर्वनाम है? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है वो, जो सोएगा वो खोएगा, यहाँ पे दोनों एक दूसरे का संबंध प्रकट करते हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? तो देखिए पहला दिया है गुलाबी, ये गुलाब नामक संज्ञा से बना है, गुलाब एक संज्ञा है उससे बना है गुलाबी। गरीबी जो है ये गरीब, गरीब संज्ञा नहीं है, एक विशेषण है, विशेषण, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला है कि शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है, ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है गरीबी, ठीक है। गरीबी एक संज्ञा है, ये विशेषण से संज्ञा बनी है, और जो गुलाब है ये एक संज्ञा है और गुलाबी जो है विशेषण है। उसी तरीके से रसीला जो है वो रस नामक संज्ञा से बना है, और भूखा जो है वो भूख नामक संज्ञा से बना है। भूख, रस और गुलाब ये संज्ञा है, गरीब जो है वो एक विशेषण है। ये किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है, जैसे कि वह एक गरीब आदमी है, इस तरीके से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अनुस्वार इसको बोलते हैं, ये वाला जो है इसको अनुस्वार बोलते हैं, यहाँ पे कहीं भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि शब्दकोश में सही शब्द क्रम हमें चुनना है। नलिनी, मलिन और नीलम, तो न के बाद म आता है, परंतु नीलम को नलिनी के पास होना चाहिए था, ये न दोनों एक साथ होना चाहिए। नलिनी के बाद क्या आना चाहिए? नीलम आना चाहिए, उसके बाद न के बाद म आना चाहिए, तो ये वाला इधर होना चाहिए, तो ये गलत है। पवन, पंकज, पंच, तो देखिए ये
पन और ये पन जो है ये क्या है, अनुस्वार है। पंकज और पन जो है अनुस्वार पवन से पहले आना चाहिए, ये दोनों पवन के पहले आना चाहिए, पवन बाद में आना चाहिए, ये भी गलत है। फिर देखिए कंगन, कपड़ा और क्षत्रिय, तो ये बिल्कुल सही है, पहले अनुस्वार आया है, फिर कपड़ा, फिर क्षत्रिय, तो सब कोश का ये पूर्णतः सही क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। कागज, कोचीन और कुर्ता, तो कुर्ता जो है वो कोचीन से पहले आना चाहिए, ये कुर्ता यहाँ पे आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे ऊ के बाद ओ आता है, इसलिए कू के बाद को आएगा, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, ये क्या है, किस तरीके का वाक्य है ये। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र साधारण उपवाक्य किसी समानाधिकरण योजक काव्य जैसे और, तथा, एवं, परंतु, लेकिन, किंतु से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पे सत्य बोलो है और यहाँ पे कटु सत्य न बोलो, ये दो वाक्य हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, परंतु है, ये एक संयोजक अवयव है, संयोजक अवयव है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ पे हमें बताना है इस दोहे के कवि कौन है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यह एक निर्गुण भक्तिधारा की ज्ञान मार्ग की शाखा के महान संत कवि कबीरदास का प्रसिद्ध दोहा है। इसमें कबीरदास जी ने बाह्य आडंबर यानी माला फेरना का खंडन करते हुए मन के यानी चित्त की शुद्धि को फेरने की सीख दी है यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमल। तो कुसुम का अर्थ होता है फूल, इसके और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि फूल, पुष्प, प्रसून, सुमन और पुहुप। कमल एक जो है विशेष जलज पुष्प का नाम है जो कुसुम का सामान्य पर्यायवाची नहीं है, बाकी फूल, पुष्प और प्रसून ये तीनों क्या है, कुसुम का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरे, रूठे सुजन मनाई है, जो रूठे डैश, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता आहार। तो यहाँ पे जो आएगा वो होगा 100 बार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रूठे सुजन मनाई है, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। ये इसका अर्थ होता है कि यदि कोई अच्छा या सज्जन व्यक्ति 100 बार भी रूठ जाए तो उसे बार बार मनाना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे मोतियों का हार टूटने पर उसे फेंकने के बजाय हम बार बार धागे में पिरो लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राजन का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो राज्ञी होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो रानी है ये तद्भव रूप राजा का स्त्रीलिंग होता है, अगर राजा दिया होता तो हम लिखते रानी। ये राजनी जो है ये अशुद्ध शब्द है, राजिन भी ये भी कोई वर्ड नहीं होता है। राज्ञी हमारा होगा तत्सम राजन जो है शब्द का शुद्ध व्याकरणिक स्त्रीलिंग होगा। अगला प्रश्न है कि नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कारक क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार यानी स्थान, समय या अवसर का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो यहाँ पे इस विभक्ति में और में जो है यहाँ पे झील में ये क्रिया है जो डूब गई यानी स्थान का आधार दर्शा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकरण, नौका झील में डूब गई। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी शब्द क्या है, किस तरीके का ये जेंडर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रीलिंग है। हिंदी व्याकरण में कस्तूरी शब्द जो है स्त्रीलिंग होता है, जैसे कि कस्तूरी बहुत सुगंधित होती है न कि होता है। हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है यानी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।